आम आदमी पार्टी के नेताओं से जुड़ी ये बड़ी खबर है जिन पर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। सम्मन पर ईडी ऑफिस पहुंचे आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक को लेकर यह पहली बड़ी खबर। आपको बता दें, शराब घोटाले में दुर्गेश पाठक को ईडी का सम्मन और केजरीवाल के निजी सचिव से भी सवाल जवाब। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विभव कुमार को लेकर और दुर्गेश पाठक को लेकर, जो फिलहाल ईडी की रडार पर है और ईडी मुख्यालय में पूछताछ को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। एक बार फिर से आपको बता दें, इस वक्त आम आदमी पार्टी से जुड़े नेताओं से पूछताछ को लेकर यह बड़ा अपडेट है जो ईडी के शिकंजे पर है। सम्मन पर ईडी ऑफिस पहुंचे आप नेता दुर्गेश पाठक और शराब घोटाले में दुर्गेश पाठक को ईडी का यह सम्मन। अब सवाल जवाब उनसे किए जा रहे हैं। साथ ही बता दें, केजरीवाल के निजी सचिव से भी पूछताछ को लेकर बड़ी खबर है। पूछताछ हो रही है विभव कुमार से। ईडी मुख्यालय में हो रही पूछताछ को लेकर ही ये बड़ी खबरें इस वक्त हमारे पास हैं। आपको दुर्गेश कब सम्मन मिला आपको? शॉर्ट तो लेने दो भाई, कंप्लीट करने के बाद फिर ले लें। अरे शॉर्ट ईडी ने आपको बुलाया है, आपको ईडी दफ्तर में हो रही पूछताछ पर और अपडेट के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा इस वक्त ईडी ऑफिस से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जितेंद्र, क्या खबर इस बारे में? क्या आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब या अलग से पूछताछ इस वक्त इन दोनों से? जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर पहले दुर्गेश पाठक ईडी हेडक्वार्टर के अंदर पहुंचे हैं। उन्हें 2 बजे का सम्मन किया गया था और सही 2 बजे दुर्गेश पाठक ईडी हेडक्वार्टर पहुंच भी गए हैं। दरअसल ये जो सम्मन है वो आबकारी घोटाले में किया गया है। दुर्गेश पाठक का नाम साल 2022 में उस वक्त भी सामने आया था जिस वक्त इस केस को लेकर ईडी तमाम जो नेता थे आम आदमी पार्टी के और इसके अलावा जो शराब कारोबारी थे उनके ठिकानों पर रेड कर रही थी। वहीं जब विजय नायर के ठिकाने पर रेड की गई तो विजय नायर के साथ उस वक्त दुर्गेश पाठक भी वहाँ मौजूद थे। उस दौरान दुर्गेश पाठक का जो मोबाइल फोन था वो ईडी की तरफ से जब्त किया गया था। इसके अलावा जो गोवा चुनाव हुए थे जिसमें बताया जा रहा है कि जो साउथ लॉबी से 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को बतौर रिश्वत मिले थे, उसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में इस्तेमाल किए गए थे। उस दौरान गोवा चुनाव के जो सह प्रभारी थे वो दरअसल दुर्गेश पाठक थे, जबकि आतिशी प्रभारी थी गोवा चुनाव की। तो इस लिहाज से भी दुर्गेश पाठक से पूछताछ करना ईडी के लिए बेहद जरूरी है। जो विभव कुमार हैं उन्हें सुबह 11 बजे के लिए सम्मन किया गया था। 11 बजे विभव कुमार ईडी हेडक्वार्टर पहुंचे, उनसे भी आबकारी घोटाले को लेकर पूछताछ हो रही है। दरअसल विभव कुमार जो है वो जो केजरीवाल हैं, केजरीवाल के निजी सचिव है, तो ऐसे में विभव कुमार से कई सवाल ईडी करना चाहती है और उसी लिहाज से अब दोनों नेता इस वक्त ईडी के अंदर मौजूद हैं। विभव से इस बारे में सवाल क्यों? और मैंने आमने सामने की बात इसलिए कही थी, क्या इन कड़ियों को जोड़ते हुए कन्फ्रंट कराने की अब कोशिश? जी देखिए, फिलहाल दोनों के जो भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दोनों के अलग अलग बैठाकर बयान दर्ज किए जाएंगे। अभी आमने सामने बिठाने की कोई बात अब ईडी की तरफ से नहीं बताई गई है, लेकिन इतना जरूर है कि आज दोनों के आबकारी घोटाले को लेकर अहम बयान दर्ज किए जाएंगे। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए जितेंद्र आपका। आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। तो ईडी दफ्तर में लगातार जिस तरीके से अभी खबरें आ रही हैं, एक बार फिर से सवाल जवाब के लिए रडार पर है आम आदमी पार्टी के नेता। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे क्योंकि करीब 2 साल पहले श्रद्धा वॉल्कर मर्डर केस ने पूरे देश को चौंका दिया था। मर्डर का आरोप लगा था आफ्ताब पर। मोहाली से भी एक चौंकाने वाली खबर आई है जहां बता दें 27 साल की एक लड़की जो अमेरिका की एक कंपनी में जनरल मैनेजर थी उसकी हत्या कर दी गई है। ये 2 खौफनाक खबरें एक साथ हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से ये वारदातें सामने आई हैं, कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। आपको याद होगा कि 18 मई 2022 को श्रद्धा वॉल्कर मर्डर केस ने पूरे देश को सन्न कर दिया था। आफ्ताब पर हत्या का आरोप लगा था। अब ऐसा ही एक मामला एकता 8 अप्रैल 2024, ये चौंकाने वाली खबर सामने आई है। इस खबर में किस तरीके से अनस कुरैशी पर हत्या के आरोप लगे हैं उसकी तस्वीर तो आपने देखी, लेकिन हत्या क्यों की गई, मकसद क्या था, यह भी जानने की कोशिश की जा रही है। अब आपको डिटेल में इस पूरे मामले की जानकारी देते हैं क्योंकि 27 साल की लड़की जो अमेरिका की कंपनी में जनरल मैनेजर थी उसकी हत्या की गई है। लड़की का नाम एकता, हत्या का आरोप अनस कुरैशी पर। अनस कुरैशी ने एकता की बर्बर तरीके से हत्या को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। तो बड़ी खबर यही है, मोहाली में मर्डर की ये सनसनीखेज वारदात जिसको लेकर बड़ी खबरें मिल रही हैं। एमएनसी में जनरल मैनेजर एकता की हत्या का ये मामला। बॉयफ्रेंड अनस कुरैशी ने धारदार हथियार से गर्दन पर किए वार और हत्या के बाद एकता की कार लेकर हुआ फरार। आपको बता दें रास्ते में हादसा हुआ, अनस गंभीर रूप से घायल हो गया जिसका फिलहाल इलाज किया जा रहा है।
धारदार हथियार से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और उसके बाद गाड़ी लेकर फरार हुए अनस को लेकर खबर यह आई कि उसका एक्सीडेंट हुआ और अब वो अस्पताल में है। डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि शुक्रवार की आधी रात एकता को मौत के घाट उतार दिया गया और जिस वक्त एकता की हत्या हुई घर पर कोई नहीं था। घर वाले किसी काम से बाहर गए हुए थे, तभी अनस कुरैशी की एंट्री होती है। जान पहचान होने की वजह से एकता ने अनस को घर के अंदर आने दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद अनस के सिर पर खून सवार हो गया। अनस ने धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किए, ज्यादातर वार गर्दन पर हुए। एकता ने जब दम तोड़ दिया तो अनस मौके से फरार हो गया। फरार होने में एकता की कार का ही उसने इस्तेमाल किया। मोहाली से हरियाणा के रास्ते में अनस का एक्सीडेंट हुआ, बुरी तरह घायल हो गया। इंफॉर्मेशन वॉल का आगे रुख करूंगी, क्योंकि अनस ने एकता का जिस तरीके से कत्ल किया है, पूरी क्रोनोलॉजी अब आपके सामने होगी कि आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के आधार पर भी बड़े खुलासे हो रहे हैं। यहां देखिए किस तरीके से लंबे वक्त से एकता और अनस रिलेशन में बताए जा रहे हैं। एकता अपने छोटे भाई और मां के साथ रहती थी, लेकिन जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हालांकि अनस का एकता के घर पर आना जाना जिस तरीके से रहा, इसलिए यह जाहिर सी बात है घर में फ्रेंडली एंट्री थी, दोनों एक दूसरे को जानते थे और एकता किसी और से शादी करने की तैयारी में थी। यह बात भी सामने आ रही है। एकता के शादी के फैसले से अनस नाराज था। शुक्रवार रात का वक्त 2:30 बजे का बताया जा रहा है जब अनस एकता के घर पर पहुंचा और उसके बाद घर के अंदर किस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसी की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हालांकि चौंकाने वाली इस पूरे कत्ल की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। आपको बता दें, एकता के परिवार के लोग उस वक्त घर पर नहीं थे। रात 2:30 बजे का वक्त जब वो घर पर आया, लेकिन परिवार वाले जब घर पर वापस आए तो एकता की लाश पड़ी हुई उन्हें मिली। अब ये डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने इसलिए क्योंकि जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, गर्दन में तेज धारदार हथियार से वार किए गए हैं, एक से ज्यादा वार किए गए हैं और यही अब पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर गर्दन में तेज धारदार हथियार से क्यों अनस ने एकता को मौत के घाट उतारा। हालांकि हत्या के बाद अनस का एक्सीडेंट हुआ। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अनस कुरैशी शराब की बोतल लेकर घर से बाहर निकला। सीसीटीवी कैमरे में सुबह 5 बजे का वक्त जब अनस बाहर जाता हुआ नजर आया और शराब की बोतल के साथ अनस एकता की गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। हरियाणा के शाहपुर मारकंडा में कार हादसे का शिकार हो गई और इस हादसे में अनस कुरैशी गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल खबर यही है कि जीएमसीएच चंडीगढ़ में अनस का इलाज हो रहा है। अनस के होश में आने पर पुलिस जाहिर सी बात है उससे सवाल जवाब करेगी, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हुई है और एकता का परिवार क्या कह रहा है, हरपिंदर हमारे सहयोगी इस वक्त मोहाली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एकता के घर से ही वो इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। क्या जानकारी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के आधार पर सामने आई है, क्यों इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया? देखिए, अभी तक ये तो नहीं पता चल सका है कि हत्या को अंजाम क्यों दिया गया, क्या कारण थे। वो तो पुलिस अभी भी बार बार यही कह रही है कि जब तक अंश जो है होश में नहीं आता तब तक ये पता लगना अभी तक नामुमकिन है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखाता हूँ। यही वो कविता का घर है, यहीं पर ही कविता का उस दिन मर्डर हुआ था शुक्रवार रात को। ऊपरी मंजिल पर बताया जा रहा है कि ऊपरी मंजिल पर ही एकता उस समय मौजूद थी जब अंश यहाँ से जाता है और इसी घर में जो है इस पूरी वारदात को, जो सनसनीखेज जो वारदात है, इसको अंजाम दिया जाता है। ये पूरा घर है एकता का। उस समय 2:30 बजे के करीब अंश इसी घर में अंदर जाता है और उसके बाद तकरीबन 5:15 साढ़े 5 का वक्त होता है जब वहाँ से निकलता है। शराब की बोतलें हाथ में होती हैं, यहीं पर गाड़ी खड़ी होती है, गाड़ी लेकर वो यहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन अभी तक बड़ा सवाल यही है कि इस हत्या के पीछे क्या वजह रही होगी। अभी थोड़ी देर पहले ही कविता का अंतिम संस्कार भी किया, हम वहाँ पर मौजूद थे, परिवार से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन परिवार सदमे में है, अभी तक कुछ भी बोलने को राजी नहीं है। परिवार के उनकी एक बेटी जो है इस दुनिया से चली गई है और वो अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। हालांकि हमने जानने की कोशिश की थी कि क्या क्या वजह हो सकती है, हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ भी बताने के लिए वो राजी नहीं हुए। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिस तरीके के साथ कविता का मर्डर किया गया। अब मामले की इन्वेस्टिगेशन पर नजर बनाए रखें, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार स्पेशल ऑपरेशंस अंजाम दे रही है और इस ऑपरेशन के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने एसओजी दस्ते में महिला कमांडोज को भी शामिल किया है। इन महिला कमांडोज को जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग भी दी गई है। साथ ही अत्याधुनिक हथियारों से लैस महिला कमांडोज घने जंगल में सर्च ऑपरेशंस को कैसे अंजाम देने में माहिर हैं, उसकी ये तस्वीर। इन महिला कमांडोज को 3 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। आतंकवादियों की गर्दन मरोड़ने के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में महिला पुलिस कर्मियों को शामिल किया गया है। ये महिला सुरक्षा कर्मी अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आतंकियों के लिए काल साबित होंगी। ग्राउंड जीरो से संवाददाता अंकित भट्ट की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। TV9 भारतवर्ष पे आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की महिला कमांडोज को, जो हाल ही में ही स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में तैनात की गई है। आज TV9 भारतवर्ष बना है इन महिला कमांडोज की सर्च पार्टी का हिस्सा। इस समय हम घने जंगलों में मौजूद है और तस्वीरों में देखिए कि अतिया आधुनिक हथियारों से लैस ये महिला कमांडोज किस तरीके से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रही है। यहाँ पर फूक फूक के ये महिला कमांडोज कदम रख रही है। जम्मू कश्मीर में किस तरीके से आतंकवाद का खात्मा करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर काम कर रही है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। अब जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी विंग में तैनात की गई है ये स्पेशल महिला कमांडोज। और महिला कमांडोज की तैनाती को लेकर संवाददाता अंकित भट्ट ने बात की एसपी ऑपरेशन से। सुनाते हैं पुलिस विभाग की तरफ से कैसी तैयारी। सर, जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकवाद से लड़ रही है, बात किसी से छुपी नहीं है, लेकिन अब क्योंकि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में महिला कमांडोज भी तैनात की गई हैं, किस तरीके से आप देखते हैं और इनकी विशेषताएं क्या है, किस तरीके से आपने इनको ट्रेन किया है? देखिए, महिला कमांडोज का जो नया दस्ता हमने ऑन ग्राउंड उतार रहे हैं, ये एक महिला सशक्तिकरण का एक जीता जाता नमूना है। और दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि इनकी ट्रेनिंग जो है लगातार चल रही है और कॉन्टिन्यूसली ये ट्रेनिंग हो रही है। आने वाले टाइम पे ये माना जाए कि एंटी टेरर सर्च ऑपरेशंस, एंटी टेरर ऑपरेशंस और ख़ास तौर पे जिस तरीके से कई नाके होते हैं वहाँ पे इन महिला कमांडोज को उतारा जाएगा। देखिए, हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने इस कंसेप्ट को कंसीव इसी पॉइंट ऑफ व्यू से किया था कि हम महिलाओं की पार्टिसिपेशन ग्राउंड लेवल के ऊपर हर जगह करें और उनको इन्वॉल्व करें, इंडक्ट करें इस तरह से कि हर एक्टिविटी के अंदर उनका एक्टिव रोल हो। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को कर रहे हैं संबोधित। छत्तीसगढ़ वासियों ने, बस्तर के मेरे भाई बहनों ने मोदी की गारंटी पर मोहर लगाई है और आज उसी विश्वास से पूरा देश कह रहा है, फिर एक बार साथियों, अनेक दशकों बाद देश ने भाजपा की स्थिर और मजबूत सरकार देखी है। हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही गरीब का कल्याण। आजादी के बाद दशकों तक गरीब की जरूरतों को कांग्रेस की सरकारों ने नजरअंदाज किया। कांग्रेस ने कभी गरीब की चिंता नहीं की, उनकी परेशानियों को समझे तक नहीं। कांग्रेस के सबसे बड़ी परिवार के अमीरों को कभी महंगाई का मतलब समझ ही नहीं आया। आपने 2014 में गरीब के इस बेटे को देश की सेवा का अवसर दिया। कच्ची छत के नीचे रहने की तकलीफ क्या होती है, ये मुझे पता है। जब घर में राशन नहीं होता
तो एक मां पर क्या बीतती है ये मुझे पता है। जब दवा खरीदने के लिए घर में पैसे नहीं होते तो बेबसी कितनी ज्यादा होती है ये मैं जानता हूं। और इसलिए मैंने ठाना कि जब तक गरीब की हर चिंता दूर नहीं करूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हमारी सरकार ने गरीब के लिए एक एक करके ऐसी योजनाएं बनाई, गरीब को उसका हक दिया। आज सरकार के इन प्रयासों का ही नतीजा है कि देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। साथियों, गरीबों के लिए भाजपा ने कैसे काम किया इसका बहुत बड़ा गवाह हमारा ये बस्तर है। बस्तर के बारे में तो कहा जाता है मावा बस्तर सोबले बस्तर। बस्तर डिवीजन से ही मैंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर के निर्माण की शुरुआत की थी। यह आयुष्मान आरोग्य मंदिर देश भर में गरीब को सस्ते इलाज, सस्ती जांच का प्रमुख केंद्र बने हैं। यहां छत्तीसगढ़ में भी हजारों आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं। इन आरोग्य मंदिरों की वजह से गरीबों को इलाज की बहुत बड़ी सुविधा मिली है, उनकी चिंता कम हुई है। मोदी ने 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज वाली जो आयुष्मान भारत योजना चलाई है वो भी गरीबों के बहुत काम आ रही है। हम अपने यहां जानते हैं, चाहे वो आदिवासी बस्ती हो या शहर हो, घर में मां कभी बीमार हो जाती है ना तो घर में किसी को पता नहीं चलने देती कि वो बीमार है। कितनी पीड़ा हो मां सहती रहती है, उसके मन में एक ही बात होती है, चलिए धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगर परिवार में बच्चों को पता चलेगा कि मां को बीमारी है, मां को तकलीफ है, तो वो अस्पताल ले जाएंगे, बहुत खर्चा हो जाएगा, संतानों के सर पे कर्ज लग जाएगा। और इसलिए मां सोचती थी अब कितने दिन लंबे जीना है, चलिए मुसीबत भोग लेंगे लेकिन बच्चों पर बोझ नहीं बनने दूंगी। ये हमारी हर माता सोचती थी, सहती। तब आपके इस बेटे ने सोचा कि अगर तुम्हारा बेटा वहां बैठा है तो फिर आपकी बीमारी की चिंता ये तुम्हारा बेटा करेगा। देश के करोड़ों गरीबों ने इस योजना की वजह से अस्पताल में मुफ्त इलाज कराया है। इस योजना की वजह से गरीबों के 1,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने से बच गए हैं, जो उनको बीमारी के लिए खर्च करना पड़ता। मोदी ने जो 11,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले हैं, उन पर 80% छूट के साथ दवा दी जाती है। 80% डिस्काउंट। इससे भी गरीबों के 30,000 करोड़ रुपए
दवाई खरीदने में जो खर्च होता था ना, उसमें बचत हो गई है। इसलिए ही आज देश का गरीब कह रहा है, खर्च कम कराए, बचत बढ़ाए, बार बार, फिर एक बार, बचत बढ़ाए, बार बार, फिर एक बार। साथियों, दुनिया में 10 साल का सबसे बड़ा महासंकट आया, कोरोना, कोविड। लोग कहते थे, भारत कैसे बचेगा, भारत के गरीबों का क्या होगा। कांग्रेस के अमीरों की सरकार के समय देश में बीमारी का टीका आने में दशकों लग जाते थे। मोदी ने कहा कि मैं अपने देश के हर गरीब के साथ खड़ा हूं। मैं गरीबों को मुफ्त वैक्सीन भी दूंगा, मैं गरीबों को मुफ्त राशन भी दूंगा। ऐसे समय में जब दूसरे देशों में कोरोना का एक एक टीका हजारों रुपये में लग रहा था, मोदी ने आपको मुफ्त टीका लगवाया। ऐसे समय में जब दूसरे देशों में खाने के लिए हाहाकार मचा था, मोदी ने अपने गरीब भाई बहनों के लिए मुफ्त राशन की दुकान खुलवा दी। मुफ्त राशन, मुफ्त वैक्सीनेशन पर मोदी ने 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। और इतना ही नहीं, मुफ्त राशन की योजना को मोदी ने अगले 5 साल तक और बढ़ा दिया है। आने वाले 5 साल भी मोदी ये मुफ्त राशन की सेवा करता रहेगा। और इसके कारण गरीब का ये पैसा बच रहा है। और जब पैसा बचता है तो जिंदगी के कई सारे सपने पूरे करने को काम आता है। और इसलिए आज हर कोई कह रहा है कि मोदी के कारण, उनकी योजनाओं ने खर्च कम कराए, बचत बढ़ाए, बार बार, फिर एक बार। साथियों, कांग्रेस की सरकार के समय भ्रष्टाचार ही देश की पहचान बन गई थी। और भ्रष्टाचार से अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का होता है तो गरीब का नुकसान होता है। भ्रष्टाचार गरीब का हक मारता है। 2014 से पहले लाखों करोड़ रुपए के घोटाले होते थे। कांग्रेस की सरकार में दिल्ली से 1 रुपया निकलता था और सिर्फ 15 पैसा गांव तक पहुंचता था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से हम 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसा ही पहुंचता है। अरे भाई बताओ ना, वो कौन पंजा था जो 85 पैसे मार लेता था। एमपी के सिवनी रुक करते हैं। राहुल गांधी इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मैं 4000 किलोमीटर चला, कन्याकुमारी से कश्मीर चला, और पूरे रास्ते युवाओं ने मुझे कहा, राहुल जी हमें रोजगार नहीं मिलता। मध्य प्रदेश में देश से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की। जो छोटे बिजनेस वाले हैं, जो छोटी फैक्ट्रियां चलाते हैं, मिडिल साइज फैक्ट्रियां चलाते हैं, वो सब बंद हो गए। सिर्फ अदानी, अंबानी, ये अरबपति ये बचे हैं।
तो रोजगार पैदा ही नहीं हो रहा। और पूरे देश में युवा एक ही सवाल पूछते हैं कि हमें रोजगार चाहिए, रोजगार कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा। आज मैं इस भाषण में आपको जवाब देने आया हूं। सबसे पहले हिंदुस्तान की सरकार में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। 30 लाख सरकार के पास रोजगार है जो बीजेपी के लोग आपको देते नहीं हैं। वो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे काम देते हैं, आपसे मजदूरी करवाते हैं, मगर सरकारी नौकरी आपको नहीं देते। इसीलिए हमारा पहला कदम, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, ये जो 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं हम आपके हवाले कर देंगे। गाजियाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार डॉली शर्मा घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। वही तस्वीर सबसे पहले आपके सामने होगी। कांग्रेस को वोट देने की अपील कर रही हैं। अब चुनाव प्रचार के दौरान डॉली शर्मा वोटर के घर पहुंची, चूल्हे पर रोटी बनाई और रोटी बनाते बनाते महिला से बात भी की। रोटी सही से बनी है ना कि नहीं, यही पूछ रही हैं। मतदाता के घर में रोटी बनाकर सीधे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। समर्थक भी जोश में नजर आ रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। हालांकि डॉली ने कहा कि मैं जीतने के बाद भी ऐसे ही काम करूंगी। इस दौरान डॉली शर्मा ने केंद्र सरकार पर हमला भी किया। कहा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां गैस सिलेंडर 500 में मिलता है। डॉली शर्मा आपकी बेटी आपके आंगन कैंपेन चला रही हैं। सारा काम आ रहा है, मुझे जीतने के बाद भी सारी रोटी पानी सब बना दूं मैं। 10 साल का लड़का है मेरा। तू आइयो, जीतने के बाद तुझे ही रोटी खिलाऊंगा। मध्य प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बालाघाट के खैरलांजी में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे। जीतू पटवारी इस दौरान एक दुकान पर गए और पकौड़े तलने लगे। चाय पकौड़े की दुकान पर काफी भीड़ भी इकट्ठा हो गई। जीतू पटवारी ने पकौड़े तलते तलते महंगाई का मुद्दा उठा लिया। मोदी सरकार पर हमला बोला। ये बताओ कि ये महंगाई है या नहीं है? महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ गई ना। तो ये मोदी जी तो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी नहीं, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार करा था तो अब तो ये महंगा सब हो गया। तो भैया महंगाई बढ़ी कि घटी रहे? तो ये मोदी जी का जो वादा था, अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार रहनी चाहिए कि जानी चाहिए? जाना चाहिए ना। बस ध्यान रखना, बहुत हुई महंगाई की मार, अब न चलेगी मोदी। अब पकौड़े तलने की एक और तस्वीर आपके सामने होगी, क्योंकि पकौड़े तलने की ये तस्वीर किसी नेता की नहीं बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महारिमन सिंधिया की है। अपने पापा ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान एक समोसे की दुकान पर जाकर समोसा बनाने लगे, तलने लगे। समोसे तलने के बाद दाने में समोसा लेकर खाते हुए भी नजर आए और कहा कि समोसा बहुत ही बढ़िया बना। नमकीन की दुकान पर गए, वहाँ नमकीन खाते नजर आए। चुनाव प्रचार के दौरान महारिमन एक साड़ी की दुकान पर भी पहुंचे और अपनी मां के लिए वहां से साड़ी भी खरीदी। अब उनकी एक और तस्वीर भी सामने आई जिसमें वो महिलाओं के साथ बैठकर कीर्तन करते हुए नजर आ रहे। आपकी मदद चाहिए होगी। मैं सबको कह रहा हूँ कि हमें चंदेरी को स्वच्छ भारत की मिशन पे डालना है। इंदौर से नंबर 1 लेके आना, ठीक है? तभी पर्यटक जब आएंगे तब आपके शहर का सम्मान करेंगे, ठीक है? तो ये हमें साथ में करना होगा। मैं तो सहयोग करने पूरा तैयार। आपकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, आप सबसे हाथ से जुड़ के लेके आते। नेताजी के चुनावी रंग में अगली तस्वीर गेहूं के खेत की। यहाँ गेहूं की कटाई हो रही है, लेकिन गेहूं काटने वाला कोई किसान या मजदूर नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया हैं, जो चुनाव प्रचार के दौरान गेहूं के खेत पहुंच गए।
समस्या लेकर गेहूं भी काटने लगे। अनुराग भदौरिया के गेहूं काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इससे पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष का गेहूं काटने का वीडियो भी सामने आया था।